वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक जो आपके आने वाला है कैपेसिटर्स, उनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की जो है वो कैपेसिटर्स को समझने में काम भी आएगी। तो एक मैंने वीडियो जो शुरू में बनाए थे कूलम्स लॉ से पहले कि चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, तो मैंने एक मेटल का कैन लिया था, आपको याद होगा। उसको मैंने पेपर पे रखा या टेबल पे प्लेस किया। अब इस मेटल कैन के पास जब एक चार्ज करके हम रॉड लेके आए तो ये कैन जो है ना वो खींचना शुरू हो गया। जिधर को रॉड लेके जाते थे कैन उसके पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, बट कूलम्स लॉ सेज कि जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है वो लगता तो दो चार्जेस के बीच में ही है ना। तो अगर ये कैन अट्रैक्ट हो रहा था जबकि हमने इसको चार्ज नहीं किया था, तो ऐसा क्या हुआ कि कैन पे कैसे चार्ज आ गया दूर से ही। सो हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स यूजिंग इंडक्शन। तो इन पे चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? मेटल्स की खासियत ये है कि कोई भी जो मेटल है ना, चाहे वो स्फेरिकल शेप में हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, किसी भी मेटल के अंदर होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। यानी एवोगैड्रो नंबर की बात करिए, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11 ग्राम सोडियम का जो पीस है ना वो इतना छोटा सा बनेगा, उतने से पीस में ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 तो अंदर अंदर पूरे सेट हो जाते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक जो 11th इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स कंडक्शन। तो इसके अंदर मान लो अगर ये भी सोडियम का 11 ग्राम का पीस हो तो इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ 10 पावर 23 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब होगा क्या, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, नाउ वी आर क्वाइट क्लियर कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव चार्ज पे हमने रिपीटेडली पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, लेकिन मैंने बोला इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं विद इन द मेटल, उन पे फोर्स लगेगी अगेंस्ट द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग द फील्ड, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अगेंस्ट द फील्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा। तो उसको दिमाग में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर्स इज जीरो। फील्ड लाइंस अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रीजन वही अभी जो मैंने बताया आपको कि जैसे ही मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की, पैरेलल लाइन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे। तो इसमें अगर हमने एक कंडक्टर रख दिया, अभी मैंने बाकी लाइंस ड्रॉ नहीं की पूरी, एक आपने स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होने वाला है, इसके अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रोटॉन ने नहीं चलना। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर सो कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स से अच्छी तरह से बाउंड है, वो नहीं हिल सकता। इलेक्ट्रॉन भी जैसे सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम के जो अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं हिलेंगे। एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हर एक सोडियम का एक एक एक, जो कि 10 पावर 23 के ऑर्डर में है, क्योंकि एटम्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो इस साइड को आएंगे, लेकिन मेटल से बाहर नहीं आ सकते, तो वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर सिर्फ इस मेटल की बात करें तो इस तरफ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया,
नेगेटिव चार्ज का एक्सेस आ गया, दैट मीन्स जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उधर कौन सा चार्ज, उधर पॉजिटिव चार्ज। यही रीजन था कि जो कैन था ना, कैन को जब हम एक चार्ज रॉड के पास लेके आए तो अट्रैक्शन शुरू हो गया। कारण क्या था कि अगर ये रॉड जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, रॉड को हम पास लेके आए कैन के, तो कैन के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज बन गया, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे अट्रैक्ट, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपेल ऑल्सो। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव दूर था, यहाँ से दूर था, इसलिए रिपल्शन कम थी, और नेगेटिव था इसके पास में, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा थी। तो इसमें जो कैन का मोशन हुआ, पॉजिटिवली चार्ज वो जो प्लास्टिक का रॉड हम यूज़ कर रहे थे, उसका रीज़न यही था कि चार्जेस इंड्यूस हो गए। वर्ड यूज़ होना है इंड्यूस। ओके, दोबारा फिर देख लीजिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जब उसमें किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड। उससे क्या होगा, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, अबंडेंस हो गया, उस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा हो गए, जिधर डेफिशिएंसी हो गई नेगेटिव चार्ज की, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलेगा? तो ऐसा है कि ये फील्ड लाइंस तो आ रही हैं बाहर से, हो सकता है इधर कोई पॉजिटिवली चार्ज, जैसे गॉसिस थ्योरम हमने कर ली है, शीट पड़ी हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है यूनिफॉर्म। उस फील्ड में हमने जब कंडक्टर को रखा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस इंड्यूस हो गया। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये एक तरह का डाईपोल जैसा बन गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होंगी। तो ये फील्ड जो बाहर से हमने अप्लाई किया और ये जो अंदर चार्जेस बन गए, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट डेवलप हो जाता है। सो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा? क्या और इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और आते रहेंगे? नहीं, एक बार इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जो कि अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड है, जैसे ये फील्ड मान लीजिए ये 20 न्यूटन पर कूलम है, ये चार्ज आता गया आता गया आता गया, इसका भी फील्ड बन गया इधर को 20 न्यूटन पर कूलम। तो जैसे ये वाला फील्ड 20 हुआ, ये भी 20 था, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 0। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अब इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उन पे फोर्स ही नहीं लगना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो गया। इसके बाद ये चार्जेस बस जैसे बन गए इतने ही रहेंगे अब, जब तक ये वाला फील्ड अप्लाइड है। यानी इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं अल्टीमेटली ये तब तक आएंगे जब तक कि इन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं कर देता। तो तब तक ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज होना है। इसके बाद अब जो पिक्चर आपके सामने स्टैटिक पिक्चर है, फिर चेंज नहीं होगा। ओके, एनीवे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब कि अप्लाइड फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, शिफ्ट करता है अगेंस्ट द फील्ड। उससे अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि बाहर वाले फील्ड को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देता है। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। जैसे ही कंडक्टर को अंदर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा चार्जेस के इंड्यूस होने से। तो मैंने तो अभी एक्सप्लेन करने में इसको लगा दिए 5 मिनट आपको, लेकिन ये जैसे ही कंडक्टर अंदर आएगा ये प्रोसेस जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और इमीडिएटली आपको मिलेगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें भी हमने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। 10 प्रॉपर्टीज़ लिखी हमने फील्ड लाइंस की, तो वो प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि अंदर फील्ड ही नहीं होता तो फील्ड लाइन कहाँ से आएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इंटीरियर इज सेम थ्रू आउट। 0 नहीं है, कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। इसको प्रूव कर सकते हैं हम, बहुत इजी है।
आपको याद है हमने लिखा था इक्वेशन एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया हमने अभी, वो जीरो होता है। इट मीन्स डीवी बाई डी आर जीरो होगा। किसी चीज का डेरिवेटिव अगर जीरो आ जाए, जैसे मान लो +1 में था यूनिफॉर्म मोशन dv बाय dt इक्वल टू 0, जिसका मतलब था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा dv बाय dt वहाँ पे एक्सेलरेशन था। उस मोशन को हमने बोला था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। यहाँ पे dt लिखा हुआ था, dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी यहां से आप थोड़ा डिस्टेंस बाहर को आओ, इधर को आओ, लेफ्ट को जाओ, राइट को जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करोगे पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो जब किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो हो, उसका मतलब है वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे इतनी जगह के अंदर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मींस अगर सरफेस पे है 20 वोल्ट, तो वो 20 वोल्ट हर जगह मिलेंगे आपको पूरे सरफेस पे, और अंदर भी हर जगह 20 वोल्ट ही अवेलेबल होंगे। तो कंडक्टर का इंटीरियर और कंडक्टर का सारा सरफेस वो होता है इक्वी पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, हमने पढ़ी थी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस बना था। पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस याद होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को राइट एंगल पे होती हैं हर जगह। इसके अंदर अगर एक चार्ज पड़ा है, उसके कारण जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बने थे वो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल शेप में थे। तो आपको याद होगा फील्ड लाइंस जो थी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली पॉइंट करती हैं। सो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर कंडक्टर का सारा सरफेस सेम पोटेंशियल पे है, इक्वी पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो होती नहीं है, बाहर बाहर की बात हो रही है सिर्फ, अंदर तो फील्ड ही नहीं होता, कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। कंडक्टर के बाहर ये जो सारा सरफेस है इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो देखिए जरा क्या चेंज आ रहा है अभी। जो फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी जाने वाली थी जब ये कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर के आने से उनमें चेंज आ गया। क्या चेंज आया ध्यान से देखिए जरा बेटा। ये फील्ड लाइंस मैंने पूरी कर दी, पहले ड्रॉ नहीं की थी। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे 90-90 बनेंगे, इधर भी 90-90-90 ईच बनेंगे। तो अगर ये फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी होती तो 90 का एंगल नहीं आता, तो फील्ड लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली कर्व्ड हो जाएंगी कंडक्टर के पास आके, ताकि सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलरली पॉइंट करें। फ्री चार्जेस इफ एनी, जैसे ये फ्री चार्ज कहते हैं इनको, जो चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, जितने प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स वो तो न्यूट्रल है, इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया है, इनको बोलते हैं फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस अगर कोई होंगे तो वो कंडक्टर के सरफेस पे ही लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कंडक्टर के ऊपर अगर कोई चार्ज होगा, मान लो ये कंडक्टर है, इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया, अंदर से सॉलिड है ये चाहे पूरा, लेकिन इसका सारा चार्ज सरफेस पे लाई करेगा, अंदर कोई कहीं भी चार्ज नहीं होगा, चाहे ये अंदर से भरा हुआ भी क्यों ना हो, फील्ड सॉलिड स्फीयर हो। इसको हमने कुछ चार्ज दिया किसी भी तरीके से, वो चार्ज इसके सारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। उसको हम प्रूव कर सकते हैं, गॉसिस थ्योरम रिसेंटली आपने कर ली है। जिन बच्चों को पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको नहीं समझ आएगा, तो बाकी के पिछले सारे लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो लेक्चर्स को सीक्वेंस में करना जरूरी है इनको, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट सही से समझ आता है। तो सीधा जंप ओवर मत कर लेना कि मैं सीधा यही शुरू कर लेता हूँ, चलो आज ये वाला पढ़ के देख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। सो यू हैव टू गो थ्रू सीक्वेंस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ अगर आता है आपको बैकग्राउंड में तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि सर क्या लिख रहे हैं। एनीवे,
अब प्रूव करते हैं फ्री चार्जेस जो बनेंगे कंडक्टर के ऊपर, अंदर से बने चाहे इंडक्शन के थ्रू या हम बाहर से कुछ चार्ज दें इसको, वो सभी चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे लाई करते हैं, अंदर कहीं लाई नहीं करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए गॉसिस थ्योरम यूज करनी है। ये मैंने एक इरेगुलर शेप ले लिया कंडक्टर का, इरेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर है, मुझे प्रूव करना है कि इसका चार्ज सिर्फ सरफेस पे लाई करता है। उसके लिए यूज करेंगे गॉसिस थ्योरम। गॉसिस थ्योरम में आपको याद होगा एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते थे। गॉसियन सरफेस जो था एक क्लोज सरफेस था, तो वो सरफेस हमने अंदर अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वो गॉसियन सरफेस हम पहले ड्रॉ करें। आप भी ऐसे बना देना, आप डॉटेड में ड्रॉ कर देना। अब ये जो अंदर लाइट कलर का सरफेस नजर आ रहा है ये गॉसियन सरफेस है, और ये जो येलो कलर की बाकी का पोर्शन रह गया वो हमारा कंडक्टर था। चलिए, गॉसियन सरफेस जो है वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूव कर लिया जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। जब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करेंगी जानते हैं, आप समझ गए। तो गॉसियन सरफेस है, ये जो ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है, गॉसियन सरफेस के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, वो जीरो होगा। अब आप गॉसिस थ्योरम अप्लाई करिए। थ्योरम थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो 1/ε टाइम्स Q इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? Q इक्वल टू 0, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर 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 कोई चार्ज नहीं है, चार्ज एनक्लोज्ड 0। दैट मीन्स चार्ज फिर कहाँ होगा? वो वहां होगा जो बाकी जगह बच गई। तो अंदर अंदर कोई चार्ज नहीं है वाइट वाले पोर्शन में, सारा जो चार्ज है वो कहाँ पॉसिबल हो सकता है? ये जो येलो पोर्शन बच गया, येलो पोर्शन यानी कंडक्टर का जो सरफेस है वहीं पे चार्ज आ सकता है, अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोबारा फिर देख लो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, तो जो गॉसियन सरफेस हमने कंडक्टर के अंदर ड्रॉ किया उसके थ्रू कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। फील्ड लाइन क्रॉसिंग का नंबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। वो अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम होता है 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर बाय द गॉसियन सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज्ड जो है इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एप्सिलॉन को उधर लेके जाएंगे, 0 इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू 0। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर ये जो वाइट वाला पोर्शन दिखाया हमने, इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक बार वीडियो को पॉज करके, क्योंकि स्लाइड मुझे चेंज करनी है, एक बार प्रॉपर्टीज, ये सारा डायग्राम और ये कैसे प्रूव किया हमने ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी एक चीज और प्रूव करनी है हमें। चलिए, होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये 4 पॉइंट पहले दिमाग में रख लेना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर का इंटीरियर, कंडक्टर का सरफेस, वो सभी जगह सेम पोटेंशियल पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दैट मीन्स V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंडक्टर के सरफेस पे 10 वोल्ट, तो अंदर भी हर जगह 10 वोल्ट। कंडक्टिंग सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इसलिए फील्ड लाइंस उसको रहेंगी परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। फ्री चार्ज अगर कोई होंगे तो वो कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे आएंगे। अब मुझे बात करनी है कि अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी हो, कैविटी समझते हैं जैसे दांतों में कैविटी होती है, कैविटी मतलब खाली जगह। ये कंडक्टर है और ये अंदर एक खाली जगह है। तो पॉइंट इज सरफेस ऑफ अ कैविटी। इसके अब सरफेस हो गया 2, एक हो गया बाहर का सरफेस, एक सरफेस अब अंदर अंदर भी आ गया। तो अंदर का जो सरफेस है, कैविटी का जो सरफेस है, इज फ्री फ्रॉम फ्री चार्जेस। उस पे कोई चार्ज नहीं आएगा अंदर की तरफ। हमें प्रूव करना है इसको। कंडक्टर का जो चार्ज है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही आता है, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये प्रूव करना है हमें। तो उसके लिए फिर से गॉसिस
थ्योरम लगाना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये मैंने डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर दिया, जो सिर्फ कैविटी के सरफेस को एनक्लोज कर रहा है। कैविटी तो खाली है, यहाँ कोई चार्ज नहीं हो सकता। हमें प्रूव करना है कि यहाँ भी ये जो सरफेस के साथ साथ हमने बाउंड्री लाइन गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। करना बहुत आसान है, जैसा पीछे किया वही करना है। गॉसियन सरफेस इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर। ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की, ये येलो पोर्शन के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये जो येलो वाला सारा कंडक्टर है, ये खाली जगह है अंदर। येलो वाले पोर्शन में फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, तो फाई को भी जीरो लिखेंगे। तो क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम 1/ε टाइम्स इनटू क्यू होता है। तो ये इक्वल टू जीरो आएगा। फिर पहले वाला केस, ε0 को इधर ले जाओ तो क्यू का वैल्यू जीरो। यानी कि इस डॉटेड गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज कहाँ हो सकता था? खाली जगह में तो चार्ज होगा नहीं। चार्ज जो है इट इज मेड अप ऑफ मैटर, वो किसी चीज पे ही होगा। यहाँ पे तो वैक्यूम है, तो चार्ज हो सकता था इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर, यानी कि कैविटी के सरफेस पे, जो कि हमने प्रूव कर लिया इक्वल टू जीरो, यानी कि अंदर की तरफ भी, अंदर के सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। अब जरा एक ध्यान से चीज सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई कंडक्टर की, कि कंडक्टर पे चार्जेस इंड्यूस करके अपने अंदर वो फील्ड को जीरो कर लेता है। अगर मैं ऐसे एक कंडक्टर को एक फील्ड में रखूं जो कि इधर को लग रहा हो, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे इधर आके, उधर कुछ बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होगा, वो दोनों फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ फील्ड जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ भी जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और नया चार्ज तो आया नहीं। तो कैविटी का जो सरफेस है और कैविटी का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर ना तो कोई चार्ज होगा, फ्री फ्रॉम फ्री चार्जेस, इतने सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना, मान लीजिए ये अपने पास एक कैन है जो ही पहले हमने यूज़ की, अगर इसको मैं फील्ड में रख दूँ, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव। अंदर का जो सरफेस है, अगर मैं इसके अंदर जा सकूं, तो अंदर के सरफेस पे ना कोई चार्ज आएगा, ना अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कैविटी है, ना तो इसके अंदर कोई फील्ड होगा, ना इसके सरफेस पे कोई चार्ज आएगा। So this is property of conductors. When you place a conductor inside the electric field, ये कंडक्टर है, जैसे ही इसको फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पे इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके सरफेस पे आएगा, सिर्फ अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो खाली जगह है, अंदर के सरफेस पे ना कोई चार्ज और ना इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रॉपर्टी को बोलना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, ये अब हमारे लिए रूटीन में क्या काम आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। इज इट सेफ टू रिमेन इनसाइड और अंडर अ ट्री, इनसाइड अ कार और अंडर अ ट्री ऑन अ लाइटनिंग डे, जिस दिन बिजली चमक रही है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सी है। जो क्लाउड्स हैं वो आपस में एयर से रब होके चार्ज हो जाते हैं, तो वो चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ वोल्ट्स। तो उसके कारण जो है एयर में से कई बार, एयर वैसे तो इंसुलेटेड है, लेकिन इंसुलेशन का एक लिमिट होता है कितने वोल्ट तक रहेगा वो, तो कभी कभी वो इंसुलेशन टूट जाता है, वोल्ट जब ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं हम। जैसे आपके गैस के लाइटर में स्पार्क होता है, आगे आपने उंगली लगाई होगी कई बार ना, करंट लगता है थोड़ा सा, तो गैस के लाइटर में जैसे स्पार्क होता है, वो छोटा स्पार्क है, ये बड़ा स्पार्क है, इतना ही फर्क है। तो क्या उस दिन ट्री के अंदर खड़े हों या फिर कार के अंदर बैठना सेफ होगा? तो कार जो है वो कंडक्टर की बनी हुई है,
कंडक्टर के अंदर ना तो फील्ड आता है ना चार्जेस आते हैं, तो कार के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। हैंस इट इज सेफ टू रिमेन इनसाइड अ कार देन अंडर अ ट्री ऑन अ लाइटनिंग डे। रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कार की जो बॉडी है वो आपको बचाएगी, कार की मेटल की जो बॉडी है वो बचाएगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्री चार्जेस से। तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो एरोप्लेन है ना, चलता रहता है बेटा स्काई में, बिजली भी गिरती है, बट एरोप्लेन की पूरी बॉडी क्या है? एरोप्लेन की पूरी बॉडी जो है वो कंडक्टर की बनी हुई है। कंडक्टर की बनी हुई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, चार्जेस नहीं आ सकते। तो अंदर जो पैसेंजर हैं प्लेन के, उन पे बिजली नहीं गिर सकती बेटा, वो सेफ रहेंगे। सो क्लियर हो गया? इट इज सेफ टू रिमेन इनसाइड द कार ऑन अ लाइटनिंग डे। जिस दिन बिजली चमकेगी उस दिन कार के अंदर रहो, या कोई भी एनक्लोजर ढूंढो, कोई अलमीरा पड़ी है पुरानी टूटी हुई सड़क पे कहीं कबाड़, उसके अंदर घुस जाओ। आपको मेटल के अंदर रहना है, ओपन में जाओगे तो बिजली आपके ऊपर गिरेगी। ओके, सो होप सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको यूज करके एक क्वेश्चन जो है वो 2019 में रिसेंटली अभी आया है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स का था। क्वेश्चन है अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 outer radius r2 has a charge q. A charge small q is placed at the center of the shell. Find out the surface charge density on the inner and outer surfaces of the shell. और बी पार्ट है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, अभी किया हमने, विद नो चार्ज, यानी कि जीरो चार्ज जो है, अंदर भी चार्ज नहीं रखा हमने, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होता है? नंबर 1, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैंने जो सरफेस लिया था पिछले स्लाइड में, हमने सरफेस कोई स्फेरिकल थोड़ी लिया, जैसा मर्जी शेप हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसको करने के लिए बोर्ड पे करके देखते हैं इसको। तो चार्ज क्यू अगर हमने सेंटर ऑफ द शेल रख दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कैसी आएंगी, उसको गॉसियस थ्योरम यूज करके अभी हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एज पर क्वेश्चन आपको दिया है एक स्फेरिकल शेल, शेल मतलब अंदर से खाली, ये हो गया आपका सॉलिड पार्ट, अंदर का रेडियस है r1 और बाहर का रेडियस है r2, और इसके अंदर एक और चार्ज रख दिया हमने, पॉइंट चार्ज सेंटर ऑफ द स्फीयर पे एज स्मॉल क्यू, और प्लस क्यू चार्ज जो था, जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी चार्ज किसी कंडक्टर पे होगा वो ऑटोमेटिक सारा सरफेस पे आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो अंदर हमने एक और चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटीज अंदर के सरफेस और बाहर के सरफेस पे क्या आएंगी। बात फिर वही है, जो कंडक्टर का इंटीरियर है वहां पे हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जीरो। तो क्या करिए, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए कैविटी के सरफेस के साथ साथ, खाली जगह के साथ साथ। ये बन गया गॉसियन सरफेस। आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ड्रॉन अराउंड द इनर सरफेस, अंदर के सरफेस के एनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। गॉसियन सरफेस क्योंकि कंडक्टर के अंदर अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होती है, तो फ्लक्स भी जीरो हुआ। फ्लक्स जीरो हुआ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस जीरो आना चाहिए। तो इस सरफेस के अंदर अंदर जीरो चार्ज होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, आपने तो अंदर प्लस क्यों रखा हुआ है, तो टोटल चार्ज को जीरो बनाने के लिए माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए। तो इस चार्ज के अंदर आने से अंदर के सरफेस पे
देखो जो हमने पिछला केस किया था उसमें अंदर कोई चार्ज नहीं था, एक कनेक्टिंग कैविटी थी, अंदर खाली जगह थी, अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, फील्ड लाइन बाहर से आई, चार्जेस इंड्यूस हो गए अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहा कैविटी के अंदर और कोई चार्ज भी नहीं आया। अब हमने जो सिचुएशन चेंज हो गई, हमने एक चार्ज अंदर प्लेस कर दिया, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी यहाँ पे जीरो ही मिलेगा, लेकिन होना क्या है, जितना चार्ज यहाँ पे आया इसके अंदर अंदर वाले चार्ज को जीरो बनाने के लिए इसके अंदर की तरफ एक चार्ज नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो जाएगा अंदर के सरफेस पे। तो यहां पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। बात समझ में आई बेटा? टोटल चार्ज को जीरो करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, उसके कारण यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए अंदर को, उसके कारण बाहर एक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्रिएट होगी, तो उसके कारण क्या होगा, अंदर आ गया अगर चार्ज माइनस क्यू तो बाहर क्या चार्ज बचेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो बेटा उतना ही रहना है, टोटल वैल्यू चेंज नहीं होनी। एक बच्चे के पास क्लास में थे 70 रुपीज, दूसरे के पास थे बेटा 30 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना हो गया 100। अगर मैं इसके 15 निकाल के 15 रुपीज निकाल के इसमें प्लस कर दूं, इसमें से 15 माइनस इधर 15 प्लस, तो क्या हुआ बेटा, इसके पास 85 हो गए और इसके पास रह गए 50, लेकिन टोटल तो 100 ही आएगा ना। तो हमारे पास जो है टोटल चार्ज सारे सिस्टम का वो था Q प्लस स्मॉल q, जब ये चार्जेस इंड्यूस नहीं हुए थे, लेकिन जो कंडीशन है कंडक्टर की कि यहाँ पे फील्ड जीरो आना चाहिए, उसके कारण यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए। तो अगर इस क्यू के पास हमने साथ में माइनस क्यू लगा दिया, तो अगर यहाँ से कुछ चार्ज माइनस हुआ तो यहाँ प्लस भी तो होगा ना, वो तभी तो सेम आंसर आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, तो अगर इस कंडक्टर का चार्ज माइनस क्यू अंदर शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स बाहर की तरफ एक चार्ज प्लस क्यू भी आएगा, ताकि टोटल चार्ज सेम रहे जितना पहले था। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि अंदर के सरफेस पे और बाहर के सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकालो। क्वेश्चन को थोड़ा बैक कर लो अगर नहीं याद आ रहा। क्वेश्चन था कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2, शेल को दिया हुआ है चार्ज प्लस क्यू, और इसके सेंटर पे एक और चार्ज अगर हम प्लस स्मॉल क्यू रख दें, तो अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी। तो चार्ज एनक्लोज को जीरो करने के लिए अब मैं लिख रहा हूं, चार्ज ऑन द इनर सरफेस आएगा माइनस क्यू, और चार्ज जो आउटर सरफेस पे आ जाएगा वो होगा प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू। ये बाहर का चार्ज आ गया, अंदर का चार्ज आ गया। अब मुझे लिखनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज डिवाइड बाय इनर एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, ये आपका पहला आंसर है। आउटर सरफेस पे क्या चार्ज डेंसिटी होगी, दूसरा आंसर Q प्लस स्मॉल q अपॉन एरिया, एरिया में आप लिखेंगे R2 स्क्वायर। ये आपका आंसर है जो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का 2019 के एग्जाम में आया। बाकी कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होता। नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर हर जगह आपको सेम मिलेगा, यहां भी सेम मिलेगा, हर जगह पोटेंशियल आपको बराबर मिलेगा, पोटेंशियल सेम है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर तो होती नहीं है, बाहर बाहर होती है, लेकिन वो सरफेस को राइट एंगल पे होंगी। कंडक्टर के अंदर जो भी चार्जेस हैं वो बाहर के सरफेस पे आएंगे। कैविटी अगर कोई होगी तो कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, अनलेस आप एक अंदर चार्ज रख दें, उस केस में कैविटी के सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ ये करना था कि आपको टोटल चार्ज जीरो लेके निकालना था कि अंदर के सरफेस पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा इस चार्ज के कारण,
और बाहर क्या चार्ज बन जाएगा, बस आगे चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², अंदर का चार्ज अंदर का एरिया, बाहर वाला चार्ज बाहर का एरिया, आंसर आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।